नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की एकजुटता में रार 24 में कैसे होगा बेड़ा पार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू कर दी गई है। 2024 के चुनाव में विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है और इसको लेकर प्रयास भी जारी है। विपक्षी एकता पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को पटना में बैठक होने वाली है। विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। हालांकि बैठक से पहले लखनऊ में जहां समाजवादी पार्टी अपने पोस्टर के जरिए बीजेपी को हराने वाले सभी दलों को साथ आने की अपील कर रही, तो 2024 का आगाज 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक को लेकर ट्वीट करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसती हुई नजर आई हैं। उन्होंने लिखा है कि पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक में दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बैठक से पहले विपक्षी दलों में अंतर विरोध के बीच विपक्षी एकता कैसे बनेगी। विपक्ष की एकजुटता रार में आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में इन दलों का बेड़ा पार कैसे होगा। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को कैसे शिकस्त दे पाएंगी ये पार्टियां। बड़ी बहस में इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। बहस करने से पहले आपको हम दिखाते हैं इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। तो आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले जो ट्वीट मायावती ने किया है वो भी आपको हम स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं। और ये जो पोस्टर समाजवादी पार्टी के लगे हैं, इन पोस्टर्स को भी जरा आप गौर से देखिए। आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटी है और ताल ठोक रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। 23 तारीख को पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक को लेकर ही दरअसल मायावती की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने हर पार्टी पर निशाना लगभग साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है अपने ट्वीट में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर तीसरे मोर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं ये भी बातें सामने आ रही कि तीसरे मोर्चे में आपसी एकता अभी भी नहीं हो पाई है। जहां बात करें खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती को पटना में होने वाली इस बैठक में न सिर्फ बुलाया ही नहीं गया बल्कि उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। साथ ही थर्ड फ्रंट के साथ यानी तीसरे मोर्चे के बनाने को लेकर उस पूरी कवायद से अलग रहने की बात कही है। देखना होगा कि थर्ड फ्रंट के बनने से पहले ही कहीं थर्ड फ्रंट की जो चर्चाएं तेज हुई हैं यही खत्म ना हो जाए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 2024 के लिए एक बड़ी बैठक होने जा रही है जहां पर विपक्ष के तमाम नेता एक साथ जुटने जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो वहां पर समाजवादी पार्टी भी जाएगी। वहीं बात इस बात की भी है कि कांग्रेस भी वहां पहुंचेगी। अब उत्तर प्रदेश की सियासत के नजरिए से अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में है तो कांग्रेस का भी यहां पर जनाधार कुछ ना कुछ जरूर है। अब ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब एक मंच पे साथ में नजर आएंगी तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बात आपस में बनेगी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रशांत उमराव। प्रशांत जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता चंचल कुमार है। चंचल जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता
रफत फातिमा है। रफत जी, आपका स्वागत है। अरविंद जैतलग, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। मायावती ने 4 ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में सबसे पहले लिख रही हैं कि अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के अंदर नहीं है। एक के बाद एक जो और उन्होंने ट्वीट किए, विपक्षी एकता पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन जो तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं, उससे बीजेपी की क्या दिक्कत बढ़ने जा रही है? देखिए, हर चुनाव से पहले इस तरह की एकता की बातें की जा रही हैं। 2019 के पहले भी इसी तरह की फोटोग्राफ्स हमने देखे थे। बहुत सारे दल साथ करने का प्रयास किए थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ सभी को पता है। और आज भी जो विपक्षी एकता की जो बात पटना में की जा रही है जी, तो वो भी शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि अगर वो अध्यादेश का जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है उसका अगर विरोध कांग्रेस नहीं करेगी तो हम उससे वॉकआउट कर जाएंगे। इस और कांग्रेस को ममता बनर्जी का साथ स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने शर्त रख दी है कि अगर कांग्रेस लेफ्ट का साथ नहीं छोड़ेगी तो हम नहीं जा पाएंगे। केसीआर भी शायद नहीं जा पाए हैं, जयंत जी भी नहीं जा पाए हैं। अभी नीतीश कुमार वहां पे जाने वाले थे तमिलनाडु, वो भी नहीं गए, केवल तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। तो ये जो जितने भी जो एकता की बातें हैं केवल अभी कागजी तौर पर है, दिखावे तौर पर। वास्तव में एकता होना संभव नहीं है। और दूसरी बात, जितनी भी ये क्षेत्रीय पार्टियां सभी अपने अपने दल में, अगर नीतीश जी या आरजेडी यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ती है तो क्या समाजवादी पार्टी उनके लिए सीटें छोड़ेगी? तो समाजवादी पार्टी बिहार में जाएगी, क्या उनके लिए सीटें छोड़ेंगी? क्या समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में जाएगी, क्या ममता जी उनके लिए सीटें छोड़ेगी? तो सभी अपने अपने राज्य के दल, यही यार सभी पार्टियों का, या एक होते हैं या नहीं होते, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमारा एनडीए गठबंधन मौजूद है, उसके आधार पर जो हमारे साथ सहयोगी दल है उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक दो तीन दल और अभी हमारे साथ आए हैं, और जो हमारे 9 साल के काम है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और दोबारा हम तीसरी बार हम 300 से अधिक सीटों के साथ फिर सरकार बनाएंगे। रफत फातिमा जी, मायावती ये भी कह रही हैं कि जो विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है, इस बैठक से पहले जरा ये दल अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें, अपनी नीयत को तो साफ करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बांटने वाले लोग हैं वो एकता में विश्वास नहीं करते। तो जो की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। जो कल की बैठक है वो जनता को बहुत बड़ा संदेश देगी। और जहां तक के जो है शिकस्त देने की बात है, शिकस्त तो जनता देती है। 2024 में वही जनता शिकस्त देगी जिसके सपनों को साकार करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उसके सपने साकार ही नहीं हो पा रहे हैं। जी, युवाओं ने जो रोजगार के सपने देखे थे वो आज भी जो है उस स्थिति से गुजर रहे हैं जो बड़ी भयावह है। वो आप भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, सर्वे कह रहे हैं जिस तरीके से रोजगार घटे हैं वो लगातार रोजगार से परेशान है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, गरीब टिफिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन टिफिन के अंदर जो पौष्टिक आहार था वो एक सम्मानित व्यक्ति नहीं खा पा रहा है, क्योंकि महंगाई की मार झेल रही जनता। तो महंगाई की मार यह हालात हो गए कि सिलेंडर के दाम क्या आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें, दूध जैसी चीज जो है घर में आने में लोगों को परेशानी हो रही है। तो महंगाई की मार ने जनता को बेहाल कर दिया है। तो सपने देखने की बात सिर्फ कही जाती है, लेकिन सपने देखना इतना आसान नहीं होता है। जिस तरीके से जो है कहा जाता है कि सपने साकार होंगे, गरीबों के सपने साकार होंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। महिलाओं के सम्मान भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। तो ये सब बातें जो कही जाती हैं उसको करने में बड़ा अंतर होता है, जमीनी हकीकत उसके विपरीत है। तो कल की बैठक में हमें लग रहा है जल्दबाजी न करके कल की बैठक जब होगी तो वो बेहद महत्वपूर्ण संदेश देते हुए जनता के बीच जाएगी। तो हमें लगता है, और राजनीतिक दल तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सभी बनाते हैं। 2024 आ रहा, जाहिर है चुनाव आ रहे हैं, तो सभी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय होती है। तो हमारे क्या शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसी हिसाब से पार्टी में जो हम लोग बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके दमखम पे अपने दम पर। जिस तरीके से 2024 आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन करेगी। ठीक है। चंचल कुमार जी, रफत फातिमा जी कह रहे हैं कि जनता का जो सपना है वो साकार बीजेपी सरकार में तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सपना विपक्षी पार्टियां देख रही हैं एकजुट होने का, वो कैसे साकार होगा, क्योंकि कई सारे पेंच इसमें भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात आज के समय में ये जो अभी कल मीटिंग होने जा रही है, बहुत सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरीके से देश बचे, संविधान बचे, लोकतंत्र बचे। आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी आजम खान साहब की सदस्यता खत्म कराई जाती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के आज सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में। और आप देखिए जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, विजिलेंस,
इनकम टैक्स, सारी संवैधानिक संस्थाओं का इतना मिसयूज शायद कभी हुआ होगा। जितने भी लोग, और इनके यहाँ जो भी पार्टी में चला आता है वो दूध का धुला हो जाता है, और ना जाने कौन सा वॉशिंग मशीन, कौन सा वॉशिंग पाउडर ही यूज करते हैं कि एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आपने बात बताया कि टिफिन चर्चा जी, मैं आपको बताऊं ये नौटंकीबाजी चल रही है, और देश का पैसा किस तरीके से मतलब जो मिसयूज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी केवल 18 घंटे मेहनत करके रैलियां कर रहे हैं, कैसे सत्ता में बने रहे, देश भाड़ में जाए, देश की व्यवस्थाएं भाड़ में चली जाए, देश की शिक्षा व्यवस्था भाड़ में चली जाए, देश की कानून व्यवस्था भाड़ में चली जाए, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे साथी बीजेपी के बैठे हुए, बड़ी ईमानदारी से आप मुझे एक बात बताओ कि आपने 2014 के पहले जो सपने दिखाए थे जनता को कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आपने सपने दिखाए थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, आपने सपने दिखाए थे आदर्श गांव बनाएंगे, आपने सपने दिखाए 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, आपने ना जाने कितनी, आपने बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, मुझे याद है हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही इतना कोई झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हुआ होगा। आप पूछिए प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं, अरे मेरी किस्मत अच्छी है कि जो आज महंगाई सस्ती है, डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हैं, और ये बहुत सारी बातें, डॉलर की कीमत के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री के बयान आप सुन लीजिए। तो आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। अगर मैं पूछूं हमारे पैनलिस्ट से, आप मुझे बता दो कि आप 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, अकेले आपने रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म कर दी। जो नॉर्थन कंपनियां थी, वो उन कंपनियों को आपने जो है बेचने का काम किया, पूरे देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। लड़ाई सुन लीजिए 30 सेकंड और, लड़ाई आज देश बचाने की है दोस्त। और मैं सच बताऊं, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां बचे, कैसे उनको रोजगार मिले। आज जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियां दी जा रही हैं, उनके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है दोस्त, और अगर हम सबको लड़ना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करने वाली। ठीक है। अरविंद जी, मायावती ये कह रहे हैं कि यूपी जो है वो कुंजी है, जो 80 सीटें हैं वो लोकसभा की कुंजी हैं। सफलता अगर आपको पानी है तो यहां पर आपको चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन बिना प्राथमिकताएं सेट किए ये संभव कैसे हो पाएगा? तमाम सारी बातें अपने ट्वीट में मायावती जी ने कही हैं। जो बैठक होने जा रही है, मायावती का ट्वीट, बीजेपी की तैयारी, सबकी इंडिपेंडेंट तैयारी, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप इन सबका? देखिए, मायावती जी के जो उन्होंने टिप्पणी की है उसको 2-3 आयामों से देखना होगा जी। एक कहा समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा की सियासी जमीन हो या सपा की हो या कांग्रेस को, सबकी एक ही सियासी जमीन रही है। एक दूसरे को रिप्लेस कर करके वह जो है सत्ता में आए हैं। बेसिकली है जो सियासी जमीन है 89 से पहले कांग्रेस की थी, और आपने देखा कि जब मुलायम सिंह यादव 89 में मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस से समर्थन मांगे तो उस समय राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने सीधे हाईकमान को मना किया कि मुलायम सिंह को समर्थन मत दीजिए, ये खा जाएंगे। नतीजा वही निकला, मुलायम सिंह यादव जी जो है कांग्रेस को खा गए। अब ये सवाल उठता है कि ये सियासी जमीन को बचाने के का जो एक टकराव था, उस टकराव से लोगों का ध्यान भटाने के लिए कुछ अविश्वसनीय लोगों का कल जो है पटना में जो है जमावड़ा होने जा रहा है। मैं अविश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं कि इस मीटिंग में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो भाजपा की गोदी में बैठ करके न खेला हो। अभी आप देखिए तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, 3 तलाक के मामले पर, नोटबंदी के मामले पर, जीएसटी के मामले पर भाजपा के साथ कंधा जोड़े। ममता बनर्जी जी 1999 में 2003 में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। नीतीश कुमार जी अभी हाल ही में 16वीं विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़े और 9 महीने बाद जो भाजपा के साथ जाकर के गोद में बैठ करके मुख्यमंत्री बन गए। खुद मायावती जी जो है भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जो है भारत में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। कारण क्या है, जो मुस्लिम वोट बैंक है पूरी तरह से जो है कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि अच्छी तरह मुसलमानों को मालूम है कि भाजपा को लोकसभा में हराने के लिए सपा जो है कारगर साबित नहीं होगी, कांग्रेस के साथ ही जाना होगा। और अभी हाल ही में देखिए किस तरह से आपके पश्चिम बंगाल के का जो सागर दिघी का विधानसभा उपचुनाव परिणाम आया, या आपका जो है महाराष्ट्र का जो आया, लगभग 6 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सपा को बसपा को दोनों को लग रहा है कि जो एक बड़ा जो 18-19% जो वोट बैंक है मुसलमानों का, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाए। मजेदार बात ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के जितने सहयोगी दल रहे हैं
तो भाजपा को तो छोड़ दीजिए, पार्टी सपा से निकल करके भाजपा के साथ जा रही है। आप केशव देव मौर्य को देखिए, महान दल वाले वो बसपा का समर्थन कर रहे हैं। अजीत सिंह लिख लीजिए, चुनाव में जो है कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और जो है जयंत चौधरी जो आरएलडी है, ये तीनों मिलकर गठबंधन बनने जा रहा है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में आपने देखा, जयंत चौधरी वहां पर गए थे। राजस्थान में कांग्रेस साथ उनका अपना गठबंधन है, वहां उनका एक विधायक मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अकेले पड़ती दिख रही है। तो यही वजह है कि जो है सपा बसपा से लेकर के सभी राजनीतिक दल। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, कि जितने क्षेत्रीय दल हैं, ये देखिए सभी लोग कांग्रेस को रिप्लेस करके जो है सत्ता में आए हैं। चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। ये जितने सियासी दल हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जो है मजबूती के साथ पनपे। यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, बड़ा दिल दिखाए, यानी कांग्रेस के लोग चुनाव कम लड़े, क्षेत्रीय दल लड़े। यही वजह देखिएगा, ये कुल मिलाकर के यह एक जो है दिखावी जो है ये जमावड़ा ही साबित होगा। इसका कोई खास प्रतिफल निकलने वाला नहीं है। चलिए इसको और बेहतर हम सवाल करेंगे रफत जी से, चंचल जी से, लेकिन पहले प्रशांत जी से जरा समझें कि जो आरोप उनके दोनों विपक्षी नेताओं के हैं, उन आरोपों पर क्या जवाब जनता के सामने प्रशांत जी आप पेश करेंगे? क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी, तमाम सारी चीजें जो वादे किए, 15 लाख और रोजगार और तमाम काला धन, तो क्या इन सब मुद्दों पर जनता अभी भी आपके साथ है? या आपको लग रहा है कि 2024 की जो लड़ाई है वो पिछले 2 बार से थोड़ी ज्यादा कठिन आप लोगों के लिए हो गई है? देखिए, इसी तरह की परिस्थितियां 2019 के पहले भी थी। 19 के पहले भी हमारी कर्नाटक में सरकार नहीं बनी थी। पश्चिम यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव हार गए। अभी तो फिलहाल तीनों राज्यों में चुनाव होना बाकी है जी। उस समय भी 19 के पहले भी 18 में इस तरह का माहौल बनाया गया था कि अब मोदी सरकार तो अब जाने वाली है और कांग्रेस सरकार या विपक्ष की सरकार आएगी। लेकिन परिणाम ये हुआ कि हम उसके बाद अधिक 273 की बजाय 330 सीटों के साथ मजबूती के साथ सरकार में आए। आज भी उसी तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। राज्य जीतने के बाद इस तरह माहौल बनाया जा रहा है कि विपक्ष की सरकार आने वाली है। तो ये सब बातें बेमानी हैं। लगातार जनता के बीच में 14 के वास्ते जा रहे हैं। रिसेंटली अभी 1 साल पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, हम लोग मजबूती के साथ 273 सीटों के साथ सरकार में आए। उसके बाद कई सारे इलेक्शन हुए, वहां भी हम लोग सब जगह जीते हैं। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग 24/7 सेवा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के पहले ही जैसे कुछ प्रकार कुछ नेता कुछ दल आते हैं, इस तरह की बातें नहीं है। इसी वजह से जनता का आशीर्वाद बार बार हमें मिलता रहता है जी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो निश्चित तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी आज की डेट में मजबूत है। सपा से आज उनके 10 लोकसभा सांसद हैं और कांग्रेस के साथ अगर मिलती जिस तरीके से शुरुआत हो रही है उनके गठबंधन की, तो एक मजबूत वहां पे चुनौती दे सकती है। ठीक है। और इसी प्रकार बाकी राज्यों में जब क्षेत्रीय दल हैं अपने, अभी तो ये देखना है कि किस तरीके इनका गठबंधन हो पाता है। अभी तो कहीं ऐसा गठबंधन की चर्चा हो नहीं रही क्योंकि सभी एक दूसरे के। ठीक है, इंतजार सर कल की बैठक का करते हैं। अभी आपके साथी भी यही कह रहे हैं कि कम से कम इंतजार तो कर लीजिए। लेकिन रफत फातिमा जी, जो बात अरविंद जी ने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। समीकरण तो बदला कर्नाटक के नतीजों के बाद में, लेकिन जो बाकी राज्यों के स्थानीय दल हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से बड़ा दिल दिखाने के लिए, क्या बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी? क्योंकि आप बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस ने हमेशा देश के प्रति सम्मान रहा है और वो हमेशा बड़ा दिल दिखाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरीके से अभी अरविंद जी कह रहे थे, कर्नाटक में आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा, जनता भी मुद्दों के लिए को लेकर सजग हो चुकी है। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने एक लाइन खींच दी मुद्दों को लेकर, हर जगह प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुद्दों को लेकर जो राजनीति करी है और मुद्दों को जिस तरीके से डाइवर्ट करती है बीजेपी, लेकिन कांग्रेस हमेशा मुद्दों पे बनी रही और मूल मुद्दों पे टिके रहने का ही ये नतीजा है जो जनता ने कांग्रेस पे विश्वास करा है और आगे भी कांग्रेस पे ही विश्वास करेगी। और ये नतीजे तो तय करेंगे, हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उसको क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से जो स्ट्रेटेजी बननी, क्या रणनीति बनेगी 2024 में, किस तरीके से किसके साथ मिला जाएगा, किसका विलय होगा, किसका नहीं होगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक ये बैठक नहीं हो जाती है और आगे जो निर्णय नहीं हो जाते। लेकिन जरूरत ये है कि जनता के प्रति जो मुद्दे हैं, जो जनता के मूल मुद्दे अगर
से जो है विमुख होंगे, उसको लेके सजग अगर नहीं होंगे, तो जाहिर है जनता भी हमें जो है कहीं ना कहीं उतार फेंकती। तो आज भाजपा का वही नतीजा होगा, जिस तरीके से जो वादे करे गए थे वो वादे पूरे नहीं है। वो आपको हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश होती है, जनता की आवाज विपक्ष उठाता है। और विपक्ष बतौर कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष ने जो है हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, तो वो जनता समझ चुकी है कि जनता के मुद्दे उसके जरूरी हैं, और जितना भी डाइवर्ट कर लिया जाए, कभी मंदिर मस्जिद कर लिया जाए, कभी जो है कोई भी मुद्दा आप डाइवर्ट कर लिए, लेकिन जनता की जो रोजी रोटी है वो जरूरी है। तो जनता समझ रही है इन चीजों। ठीक है, चंचल जी अपनी बात रखना चाह रहे, रखिए चंचल जी अपनी बात, लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस के साथ गठजोड़ कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं। चंचल जी से जान लेते हैं, नफा जी चंचल जी से जान लेते हैं। देखिए आज अगर देखें पूरे हिंदुस्तान में भी हमारे किसान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 2019 को अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि 2019 में आप जेडीयू के साथ चुनाव लड़े थे, जहां बीजेपी ने 40 में 39 सीट जीती थी, महाराष्ट्र में 48 में 42 सीट जीत गई थी, वहां पे शिवसेना का गठबंधन थे। आज इन्होंने दोनों पार्टियों को धोखा देने का काम किया है। अकाली दल का गठबंधन पंजाब में था, इसी तरीके से पूरे देश में अगर देखें तो कम से कम कई सारी पार्टियों को धोखा देने का काम किया है। और अब बिहार के अंदर एक और बड़ी बात है, इन्होंने बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को 2 पार्ट में अलग कर दिया। आपने इस तरीके से आपने देखा हरियाणा में इन्होंने यही राजनीति खेली, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना 2 पार्ट में अलग कर दिया है। और अभी आपने देखा होगा जी, अरविंद जी ने बताया कि जो भी उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। और आपने एक चीज और बड़ी समझने की जरूरत है। अरे आप अपना बताइए, कांग्रेस साथ लड़ेंगे नहीं, भाजपा को छोड़ दीजिए, हमारे पास चलिए बहुत जल्दी से खत्म करिए चंचल, क्योंकि समय कम बचा, अरविंद जी के पास में भी जाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूँ सर, समय बहुत कम मेरे पास बचा हुआ। अरविंद जी के पास में चला हूँ फाइनल कमेंट के लिए। अरविंद जी ठीक है सर, प्लीज चंचल जी, प्रशांत जी, सर माफी चाहूंगा, समय बहुत कम बचा मेरे पास, प्लीज सर, प्लीज अरविंद जी बहुत जल्दी से आपके पास आते हुए, जो स्थानीय दल उनकी अपनी महत्वपूर्णता है, लेकिन कांग्रेस तो सेंटर में है ना, अब कैसे गठजोड़ ये तालमेल बन पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बस संक्षेप में एक उत्तर चाहूंगा। और कर्नाटक हिमाचल की बात, क्या लोकसभा में समीकरण बदलेगा, ये अपने आप में अहम सवाल है। अरविंद जी देखिए, यहाँ समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 9 राज्यों में मिलती-जुली सरकार है। कांग्रेस में 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2 राज्यों में बिहार तमिलनाडु में जो उसकी मिली-जुली सरकार है। कांग्रेस उत्साहित है, वह क्षेत्रीय दलों के आगे मेरा मानना है कि घुटने टेकने वाली नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह समर्थन मिला है, उसे मान करके चलिए कि जो एक 4 फुट बैंक में उसका पुराना हुआ करता था, आज की तारीख में मुस्लिम वर्ग उसके साथ जाता हुआ साफ दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज हमें वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन वक्त का इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि कल की जो बैठक है वो क्या आगे की दिशा तय करती है, किस तरीके की रणनीति बनती है और क्या नतीजा इस बैठक का निकलेगा, देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।